नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, मेरे प्रधानमंत्री हैं। इसलिए मैं कोई भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। लेकिन मोदी जी जिस तरह की चुनाव में नौटंकी कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, उसने ये बात देशवासियों को समझा दी कि हमारे प्रधानमंत्री एक रंगमंच के बड़े अच्छे कलाकार हैं। मंच मिल जाए तो वो शाहरुख खान से बेहतर एक्टिंग कर सकते हैं और परिवार, नातेदार, रिश्तेदार किसी को भी वो बेच सकते हैं। बस कुर्सी चाहिए, बस वोट चाहिए। आज उन्होंने अपनी स्वर्गवासी माता का जिक्र करते हुए वो भावुक हो गए। उनके भावुक होते ही गोबर भरे हुए भक्त रोने लगे कि माँ का अपमान हो गया, कांग्रेस ने माँ का अपमान कर दिया। हुआ ये था कि बिहार में एक चुनावी मंच सजा था। मंच पे ना राहुल गांधी थे, ना तेजस्वी थे, ना कोई इंडिया गठबंधन का बड़ा नेता था। एक सिरफरा आदमी आया और उसने मोदी जी को गाली बक दी। आपत्तिजनक थी, किसी भी नेता को देश को गाली नहीं देना चाहिए। लेकिन जिस मंच पर तेजस्वी नहीं हो, राहुल नहीं हो, उस मंच पर कोई भी आके बोल दे। मैंने अपने अखबार के कार्यक्रम किया, बड़ा कार्यक्रम था। अब जब मैं मंच से नीचे आ गया, मेरे अतिथि चले गए, कोई भी जना माइक लेके कुछ बोल देगा तो उसका दोषी मैं हूँ। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरी माँ का अपमान हुआ और मैं भावुक हूँ। प्रधानमंत्री जी अपनी माँ के बारे में कुछ सोच रही थे। जिस समय देश को आपने नोटबंदी के लिए लाइन में लगा दिया था, लोग 6-6 दिन लाइन में लगे हुए थे। उन दिनों में आपने फ़ोटो वायरल कराई थी। वो आपकी स्वर्गवासी माता जी की थी। ₹2000 मिलते थे आदमी को और आपकी बुजुर्ग हैं माँ, शायद 80-80 साल की रही होंगी। वो लाइन में लगी हुई फ़ोटो थी और भक्तों ने वायरल किया कि ये है देश का प्रधानमंत्री, जिसकी माँ आज नोट के लिए ₹2000 का लेने के लिए, चेंज कराने के लिए देखो नोटबंदी में लाइन पे लगी हुई है। तो अगर देश लाइन पे लगा है तो क्या बुरा है? मोदी जी ईमानदारी से, मुझे आपके प्रति उससे दिन से ज़्यादा चिढ़ कभी नहीं हुई। आपका नाम तमाम विवादों में आया, तमाम हिंदू मुसलमानों के फसाद में आया, लेकिन नफ़रत या चिढ़ मुझे उस दृश्य को देख के हुई जिस दिन आपने अपनी माँ को लाइन में लगवाया था। मुझे लगा कि जिस देश का प्रधानमंत्री ताकतवर हो, सक्षम हो, प्रधानमंत्री की माँ अगर ₹2000 के लिए लाइन में लगे तो ये गर्व की नहीं, ये शर्म की बात है। प्रधानमंत्री जी आपको जितनी तनख्वाह मिलती है, उसमें क्या आप अपनी माँ का पालन नहीं कर सकते थे? बेटे होते हैं, तनख्वाह मिलती है, पहली तनख्वाह बेटे माँ के हाथ पे रखते हैं कि माँ अपना खर्चा चला लेना। देश के प्रधानमंत्री को तो बहुत तनख्वाह मिलती है। आप कोई सारी तनख्वाह 10 लाख के सूट पे तो खर्च कर नहीं देते हैं। जो आप विदेश में करोड़ों-करोड़ रुपए यात्रा में खर्च करते हैं, वो तो हम और हमारे जैसे सामान्य लोग टैक्स में देते हैं। उसमें तो आपका कुछ जाता नहीं है। लेकिन जो आपको सैलरी मिलती है, क्या आप उसमें से अपनी माँ को 15, 20, 25, 30 हज़ार रुपए नहीं दे सकते थे? अगर देश के प्रधानमंत्री की माँ ₹2000 के लिए लाइन में लगी है, तो ये सम्मान के लिए शर्म की बात है और ये साबित करता है कि देश का प्रधानमंत्री अपनी माँ को भी वोट की खातिर, राजनीति की खातिर इस्तेमाल कर रहा है। आपकी माँ का देहांत हुआ मोदी जी। ईश्वर ना करे किसी की माँ का देहांत हो जाता है, आदमी बिलख जाता है। माँ, माँ होती है। ऐसा कौन शख्स होगा कि जो गाड़ी में जाए और माँ की डेड बॉडी रखी हो लेकिन इंतज़ार करे कि फोटोग्राफर और कैमरा वाले, वीडियो वाले नहीं आए? ऐसा कौन शख्स होगा जो माँ के दुखद निधन पर इस हालत पे जाए, बढ़िया सज-धज के जाए, तमाम कैमरे और फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर उसके आगे-पीछे हों? मोदी जी आपने वो किया। तो आप अगर माँ के सम्मान की बात करेंगे तो थोड़ा-सा कुछ ज़्यादा लगता है। मोदी जी कभी आपने सोचा कि आप महिला, माँ हो, बहन हो, बेटी हो, दोस्त हो, सहेली हो, प्रेम का हो, पत्नी हो, महिला का सम्मान हर दृष्टि से बराबर होता है। ऐसा नहीं है कि आप माँ की इज़्ज़त करेंगे और आप पत्नी की इज़्ज़त नहीं करेंगे तो आप श्रेष्ठ पुरुष हैं। अगर आप सड़क चलती महिला पे उसके सम्मान की रक्षा नहीं करेंगे तो आप श्रेष्ठ पुरुष हैं। श्रेष्ठ पुरुष वो व्यक्ति होता है जो महिलाओं की इज्जत हर मोर्चे पे करे, चाहे वो माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, प्रेमिका के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो। आपने बंगाल में जाकर दीदी ओ दीदी जो नारे लगाए थे एक महिला मुख्यमंत्री के लिए, क्या वो महिलाओं के सम्मान की श्रेणी में आते हैं? आपने रविन्द्रनाथ टैगोर की तरह बड़ी सी दाढ़ी कर ली, जिससे बंगाल के लोग समझे कि आप रविन्द्रनाथ टैगोर के दूसरे अवतार हैं और बंगाल के लोग आपकी झांसी भरी बातों में आ जाए। वही बातें कि सबको 15-15 लाख रुपए खाते में आ जाएँगे, 2022 तक हर एक को मकान मिल जाएगा, हर साल 2 करोड़ की नौकरी होंगी।
ऐसे तमाम आपने झूठे वादे इस देश में किए और मैं दावे के संग कह सकता हूं आपसे झूठा प्रधानमंत्री इस देश में आज तक नहीं आया होगा। अगर आया हो तो मुझे बता दीजिए कि किस प्रधानमंत्री ने झूठों की ऐसा जुमला इस देश को दिया होगा। आप भूल गए कि आपने कहा था कांग्रेस की विधवा वो सोनिया गांधी जिसका दुनिया में सम्मान है, जिसके पति को आतंकियों ने चित्रों में बदल दिया। तमाम मौके थे कि वो विदेश में जाकर सेटल हो जाती, लेकिन उस महिला ने अपना जीवन कुर्बान कर दिया इस देश की सरजमी के लिए। उसने कहा मैं यहीं रहूंगी। उसका इकलौता बेटा आज भीड़ में चला जाता है, जिसकी सास को निर्मम तरीके से गोलियों से भून दिया गया हो, जिसके पति को इस तरह हत्यारों ने चीथड़ बना के उड़ा दिया हो। उसका बेटा आज जनता के भीड़ में चला जाता है। सुरक्षा की चूक होती है। महिला के दिल पे क्या हालत गुजरती होगी। कभी सोनिया गांधी का दर्द महसूस करिए प्रधानमंत्री जी, तब आपको समझ में आएगा महिला होती क्या है। लेकिन आप विदेशी गाय का बछड़ा कह देते हैं, आप जर्सी गाय कह देते हैं, आप किसी की पत्नी के लिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह देते हैं। प्रधानमंत्री जी, उम्र है आपकी कि आप इस तरह की भाषा महिलाओं के लिए करें, और जब चुनाव आता है तो आप इस तरह रोने लगते हैं। हकीकत में यह है प्रधानमंत्री जी कि मैंने आपसे ज्यादा रोने वाला प्रधानमंत्री इस देश में नहीं देखा। इंदिरा गांधी, क्या क्या विपत्तियां आई, क्या क्या परेशानी आई इस देश ने कभी इंदिरा गांधी की आंख में आंसू देखे? कभी इंदिरा गांधी को रोते हुए देखा? लो पुरुष की तरह लो महिला थी वो, जीवटता थी, हिम्मत थी। देश को रोने वाला काय प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, जो नोटबंदी पे रोने लगे, जो जीएसटी पे रोने लगे, जो चुनाव में रोने लगे। आपके रोने की सूचना अगर एक सूची बनाई जाए प्रधानमंत्री जी, तो आप खुश हरबिंद हो जाएंगे कि आप इतनी बार रोए हैं। प्रियंका गांधी ने बहुत बढ़िया कहा प्रधानमंत्री जी, आपने नहीं सुना हो तो मैं आपको सुनवाता हूं। आप सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा कि आपके रोने को लेकर देश मोदी जी का क्या कहना। देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं। कर्नाटका गए, बड़ी लंबी लिस्ट ले गए कि भाई मुझे इतनी गालियां दी हैं। यहाँ भी कहने लगे मुझे इतनी गालियां दी हैं। रोते ही रहते हैं। लगता है आपने वो सलमान खान की पिक्चर देखी है तेरे नाम? उसमें सलमान खान शुरू से अंत तक रोते ही रहते हैं। मैं तो कहती हूँ मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रखेंगे मेरे नाम। प्रियंका गांधी की शैली का कोई जवाब नहीं है। इतने चुटीले अंदाज में कहती है प्रियंका गांधी। मैं एक बार फिर सुनाता हूँ, फिर एक किस्सा आपको बताऊंगा प्रियंका गांधी से जुड़ा हुआ। और मोदी जी का तो आप पूछिए ही मत। मोदी जी का क्या कहना। देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं। कर्नाटका गए, बड़ी लंबी लिस्ट ले गए कि भाई मुझे इतनी गालियां दी हैं। यहाँ भी कहने लगे मुझे इतनी गालियां दी हैं। रोते ही रहते हैं। लगता है आपने वो सलमान खान की पिक्चर देखी है तेरे नाम? उसमें सलमान खान शुरू से अंत तक रोते ही रहते हैं। मैं तो कहती हूँ मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रखेंगे मेरे नाम। मोदी जी के लिए पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रखेंगे मेरे नाम। और प्रियंका गांधी वो नेता है जिससे मोदी जी घबराते हैं। मुझे याद है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रियंका गांधी पे कमेंट कर दिया था, और उसके बाद में मोदी जी ने कहा कि प्रियंका तो मेरी बेटी जैसी है, और प्रियंका ने पलट के जवाब दिया था आप मेरे बाप जैसे नहीं हो सकते मोदी जी। प्रियंका गांधी की शैली ने मोदी जी के पसीने छुड़ा रखे हैं। मोदी जी पार्लियामेंट से जो भागते हैं ना, उसका एक बड़ा कारण प्रियंका गांधी हैं, क्योंकि हाउस में प्रधानमंत्री को पता है कि प्रियंका गांधी खड़ी होंगी तो उनके मुंह से आवाज नहीं निकलेगी। और मोदी जी किस तरह भावुक हुए, माँ को गाली दी गई, जरा मैं वो भी सुनवाता हूँ। आप देखें कि हमारा प्रधानमंत्री कितनी शानदार एक्टिंग करता है। हमारे प्रधानमंत्री जी कितना बढ़िया अभिनय करते हैं कि वो अपनी माँ के लिए किस तरह कोई बात कह सकते हैं, कोई चीज कह सकते हैं। मैं अपनी टेक्निकल टीम से कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी का वो वीडियो जो भावुक वाला है वो अगर लगा सकें, उनके पास उपलब्ध हो, तो मैं चाहता हूं कि लोग सुने कि प्रधानमंत्री जिसका जी ने राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। माताएं बहनें, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे,
आपको भी कितना दर्द हुआ होगा। मैं देख रहा हूं कुछ माताओं के आंख में आंसू मुझे नजर आ रहे हैं। ये बहुत ही दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है, पीड़ा देने वाला है। क्या गुनाह, उस मां का क्या गुनाह जैसे भद्दी गालियां सुना दी जाए। क्या गुनाह उस माँ का जिसे भद्दी गालियां सुनाई जाए? क्या नहीं गुनाह तो ममता बनर्जी का जिसको प्रधानमंत्री जी आप हमारा संसार होती है, मां ही हमारा स्वाभिमान होती है। इस समृद्ध परंपरा वाले बिहार में कुछ दिन पहले जो हुआ उसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। किसी बिहार के मेरे भाई बहन ने कल्पना नहीं की होगी, हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति ने कल्पना नहीं की होगी। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। मुझे पता है आप सबको भी, बिहार की हर मां को, बिहार की हर बेटी को, बिहार के हर भाई को ये देख सुनकर कितना बुरा लगा है। मैं जानता हूं इसकी जितनी पीड़ा मेरे दिल में है, उतनी ही तकलीफ मेरे बिहार के लोगों को भी है। बिल्कुल सही बात है। और तकलीफ तो पूरे देश को है कि हमने ऐसा प्रधानमंत्री चुना जो बंगाल में जाकर दीदी और दीदी कहता है, वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसी की पत्नी को कहता है, वो राहुल गांधी की मां को कांग्रेस की विधवा कहता है। मां स्वाभिमान होती है प्रधानमंत्री जी। राहुल गांधी की मां मां नहीं है, आपकी मां मां है। आपकी मां हमारे लिए भी स्वाभिमान है, देश की हर मां हमारे लिए स्वाभिमान है, लेकिन राहुल गांधी की मां भी हमारे लिए उतना ही स्वाभिमान है। क्या राहुल गांधी को बुरा नहीं लगा होगा जब आपने कांग्रेस की विधवा का, एक आपके मेंटल केस है प्रवक्ता, नाम है प्रेम शुक्ला, पागल आदमी है वो, मतलब कुछ भी बोलता है वो आदमी टीवी पे आके, सड़क का गुंडा छा भाषा बोलता है। कल भी मैं देख रहा था उसको, महाराष्ट्र की कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लोढ़े के साथ क्या बदतमीजी की भाषा बोलता है। उस प्रेम शुक्ला ने कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत के लिए ऑन एयर, ऑन चैनल के बैठकर बेहद अश्लील और अभद्र बात की। आपको सुरेंद्र राजपूत ने खत लिखा प्रधानमंत्री जी कि मेरी मां के लिए टीवी मंच पर ऐसी बात की प्रेम शुक्ला ने। मुझे लगा कि आप इतनी मां को लेकर संवेदनशील हैं तो प्रेम शुक्ला को पार्टी से निकाल देंगे। महीनों हो गए, प्रेम शुक्ला को तो आपने राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से निटाया और कहा जाओ बेटा गालियां बको, जिसकी मां बहन को गाली बकनी है बको। आपके नेता, सड़क छाप नेता, टीवी चैनल पर बैठ के प्रधानमंत्री जी लोगों की मां को गाली देंगे, तब आपका स्वाभिमान ठंडे बस्ते में चला गया। और बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर जब आपका बिस्तर, बोरिया बिस्तर बंधने लगा, जब बिहार में नौजवानों ने बेरोजगारी के मामले पर, बेरोजगारी के मुद्दों पर आपके मंत्रियों विधायकों को दौड़ाना शुरू कर दिया, पीटने के लिए दौड़ाना शुरू कर दिया, मंत्री भाग रहे हैं, विधायक भाग रहे हैं, जनता पीछे पीछे भाग रही है, तब आपको समझ आया कि आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। 20 साल में आपने बिहार को जंगल राज में बदलवा दिया प्रधानमंत्री जी। आप बस केवल चालबाजी करते रहे कि राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार जैसे नाकारा नपुंसक लोगों को ले आए जो वोट चोरी करा सके। और अब बेचैन हो गए कि जब राहुल गांधी ने बिहार के में नारा लगाया, गली गली में चोर है, गली गली में शोर है, और फिर आगे मुझे कहने की जरूरत नहीं। और जब बच्चे बच्चे नारे लगाने लगा कि वोट चोर गद्दी छोड़, तो अब प्रधानमंत्री जी आपकी नींदें उड़ गई, आपको समझ आ गया कि आपका सिंहासन डोल गया, अब आपके पास करने को कुछ बचा नहीं। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत का दर्द भी मैं सुनवा देता हूं प्रधानमंत्री जी।
सुन लीजिए, इनकी मैं माँ भी माँ प्रधानमंत्री है, जी की अकेली इस बात आपकी से सहमत हूं कि प्रधानमंत्री जी की मरी हुई मां को गाली देना करोड़ों माओं को गाली देना है और दोषियों के खिलाफ कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए। पर प्रधानमंत्री जी, जैसे आपकी मां है वैसे मेरी भी मां है। मेरी भी मां को, मेरी भी मरी हुई मां को आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बहुत नीच, निर्लज्ज और भद्दी गाली दी थी, और वो भी खुलेआम एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल पर खुलेआम गाली दी थी। क्या किया आपने उसके खिलाफ? क्या आपने माफी मांगी? जैसे आप राहुल गांधी जी से माफी मंगवाना चाहते हैं, जो कि उस मंच पर नहीं थे, तेजस्वी जी उस मंच पर नहीं थे, छोड़ के जा चुके थे, हमारा कोई कार्यकर्ता था, या हमें तो उम्मीद है कि वो आपका कार्यकर्ता था। आप राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। मैंने तो आपको पत्र भी लिखा था। क्या आपने कोई कार्रवाई की भारतीय जनता पार्टी के उस प्रवक्ता के खिलाफ? क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कानून से इम्यून है? क्या आपने एफआईआर की? क्या मेरी मां को गाली देने वाले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को आपने पार्टी से हटाया? वो आज भी प्रवक्ता के पद पर है, आज भी चैनल्स पर डिबेट कर रहा है। तो प्रधानमंत्री जी, मेरी मां और आपकी मां बिल्कुल एक है। जैसे आपकी मां को गाली देने से करोड़ों माओं का अपमान हुआ है, ऐसे ही मेरी मां को भी गाली देने से करोड़ों का अपमान हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप निर्णायक कार्रवाई करेंगे, दोनों ही केस में निर्णायक कार्रवाई करेंगे। आपकी मां और मेरी मां को अलग अलग नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों की मां करोड़ों माओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसी उम्मीद के साथ कि प्रधानमंत्री जी कुछ कार्रवाई करेंगे, मैं ये वीडियो आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। बात बिल्कुल ठीक है कि मेरी माँ और आपकी माँ में बराबर का भाव होना चाहिए, ये सुरेंद्र सिंह राजपूत का मानना है। मेरा भी मानना है कि पता नहीं होगा मोदी जी को, आज तो पता चल ही गया होगा, कल प्रेम शुक्ला को पार्टी से बर्खास्त कर देंगे, क्योंकि टीवी चैनल में बैठ के इस तरह गाली देने वाला 2 कौड़ी का नेता पार्टी का प्रवक्ता नहीं हो सकता। लेकिन आप मेरी बातों में मत आइए। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे ही नकारा, ऐसी सड़क छाप गुंडों का सम्मान होता है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे नकारा, ऐसे गुंडे, ऐसे लुच्चे, ऐसे लफंगों की शरण स्थिति बन चुकी है। जो जितना बड़ा बेईमान होगा, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी होगा, जो जितना बड़ा बलात्कारी होगा, भारतीय जनता पार्टी में वो उतना ही बड़ा कद लेगा। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा? आप चले चलिए आसाम में, एक नेता थे, भारतीय जनता पार्टी ने उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ बाकायदा एक किताब छपवाई थी और कहा था कि भारत की राजनीति में इतना भ्रष्ट और इतना बेईमान नेता नहीं हो सकता। पूरा अभियान चला दिया था। फिर उस नेता को लगा कि अब तो सरकार बदल गई, अब ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स में फंस सकते हैं। लिहाजा उसने वॉशिंग मशीन, भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में एंट्री करी और वो मुख्यमंत्री बन गए। बताइए मैं गलत कह रहा हूं? महाराष्ट्र में का चक्की पीसिंग 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी आपकी पार्टी में आ गया, भाजपा की वॉशिंग मशीन में आ गया, ईमानदार हो गया। और बिहार ने असल में जान सुखा दी। प्रधानमंत्री को लग गया कि अब गली गली शोर, मोहल्ले मोहल्ले में शोर होने के बाद की वोट चोरी हो गई है, अब देश में कोई भी राज्य का चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। प्रधानमंत्री को समझ आ गया कि भारतीय जनता पार्टी की असलियत देश के सामने आ गई है। भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया कि देश समझ गया है कि आप झूठ, आप फरेब, आप छल से चुनाव जीतते हैं। भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो गया है कि देश का करोड़ों लोगों को ठगा गया है। भाजपा को एहसास हो गया है कि अब देश का आम आदमी समझ गया है कि यह सरकार लोकतंत्र से नहीं चुनी गई है, यह सरकार बेईमानी से चुनी गई है। कांग्रेस के फायर प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा, सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। यही तो बातें कर रही है, यही सवाल तो हम उठा रहे हैं चुनाव आयोग की प्रक्रिया को, चुनाव आयोग की कार्यशैली को लेकर। गोली अनुराग ठाकुर हो या अमित मालवीय हो, चलाने की कोशिश करते हैं कांग्रेस पे, लग जाती है वो फिर से चुनाव आयोग को। हम भी चुनाव आयोग से ये जानना चाहते हैं, नंबर 1, ये लिस्ट तमाम बीजेपी वालों के पास है और चुनाव आयोग के पास है। कांग्रेस मांगती रह जाती है, हमें मिलती नहीं। हमें बीजेपी से मालूम पड़ता है कि हमारे नाम कहां कहां है। अब बताइए, मैं ये जानना चाहता हूं चुनाव आयोग से, ज्ञानेश गुप्ता से, कि मेरे नाम पे नई दिल्ली विधानसभा में किससे वोट करवा रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, मुझे सीसीटीवी फुटेज चाहिए वहां की, ये मेरा नाम वहां अब तक क्यों है। मैं 2016 में वहां से शिफ्ट किया, तब मैंने नाम कटवाने की पूरी प्रक्रिया जो थी वो पालन किया उसका, अभी तक नाम क्यों है। इसी बात को राहुल गांधी 7 अगस्त से आज तक चुनौती दे रहे हैं कि ये चल क्या रहा है चुनाव आयोग में। ये तो चलिए मेरा नाम है तो मेरा नाम, मुझे लगता है, उम्मीद है कि दुरुपयोग कोई नहीं कर पाएगा भाजपा का आदमी, लेकिन इस तरह के सैकड़ों लाखों नाम पूरे हिंदुस्तान में हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में है।
और उसका दुरुपयोग भी हो रहा है। फिर कहते हैं साहब इसीलिए हम एसआईआर लाए। एसआईआर में क्या रहा है वो आपके सामने, वो इन्हीं त्रुटियों को, इन्हीं गलतियों को कानूनी जामा पहना रहे हैं, उसको लेजिटिमाइज कर रहे हैं। इसीलिए हमें एसआईआर जिस तरीके से हो रहा है उस पर भी आपत्ति है। तो अमित मालविया को कहिए कि ये चुनाव आयोग पर जो आप बार बार ये आरोप लगा रहे हैं, हमारे साथ आकर लगाइए ना, मिलकर शायद आपके माध्यम से हमें भी जवाब मिल जाएंगे। सुबह तो मुझे एक बार लगा कि वो कांग्रेस में आ गए हैं, क्योंकि यही सवाल तो हम उठा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, यही सवाल तो उठा रहे हैं। और एसआईआर के मुद्दे पे पारदर्शिता तो होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पास वो लिस्ट कैसे आ सकती है? दूसरा, हाइड्रोजन बम, राहुल गांधी ने तो बिहार में तूफान मचा दिया है। उनके भाषण अच्छी तरह इतने सुन वायरल हो रहे लीजिए हैं कि ये बम कब फोड़ेंगे, क्या बनारस मिलेगा? भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बनारस की भी सच्चाई सामने आ गई तो प्रधानमंत्री जी को पसीने आ जाएंगे। पूर्व मंत्री हैं सुबोधकांत सहाय, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की कहानी बताई हमारे तेज तर्रार रिपोर्टर हयात को, जो पटना में थी, पटना की रिपोर्ट कर रही थी, और सुबोधकांत सहाय ने खोल की खोरी। अब वोट चोर को हटा के ही मानेंगे, वोट चोर को हटा के मानेंगे। यही यात्रा का लक्ष्य है और यही से देश बचेगा तानाशाहों से। क्या अभी कहाँ जा रहे हैं सर? अभी यहाँ से ये लोग घूमते हुए और सदाकत आश्रम अपने हेडक्वार्टर जाएंगे और वहाँ दिखाएंगे कि जिन लोगों ने हमला किया था वो होश में आ जाओ। गांधी के मानने वाले विचारधारा के लोग हैं, हम अहिंसक लोग हैं, लेकिन गांधी ने भी जब कहा था कि करो या मरो, आज देश में संविधान के तहत जो वोट का अधिकार मिला था उस पे सबसे बड़ा हमला हो रहा है, खतरा है। और वोट पे का अधिकार पे खतरा का मतलब कि पूर्ण तानाशाह की शाही की जो है वो एक प्रक्रिया पूरा करना चाहते हैं ये लोग। तो इसके लिए गलियों में, चौराहों पर, नुक्कड़ों पर खड़ा होकर के अपनी बात कहना और लोगों को इस यात्रा का शामिल करना, यही लोग सर कितना जागरूक हैं वोट चोरी को लेकर? लोग देखिए, मैं सासाराम से चल रहा हूँ पिछले पूरी यात्रा में। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जिसको काउंटलेस लोग हर जगह आए, रात में 9 बजे 10 बजे तक चलता रहा यात्रा बहुत जगह, तो वहाँ आए हैं। और ग्रामीण क्षेत्र के लोग आए हैं, बाले बच्चे जिसको कहा जाता है आना, वो लोग आए हैं। जागरूकता हो गई है। पहले भी लोग कहते थे कि ईवीएम वगैरह जो कितनों आप लोग कर लीजिए, लेकिन इससे चुनाव जीतना मुश्किल होगा। और अब सुप्रीम कोर्ट में जो हवाला दिया है इलेक्शन कमीशन ने कि हमने क्यों काटा 60 लाख लोगों को, हम इसके बारे में आपको नहीं बता सकते हैं कि क्यों काटा, किसको काटा। ये अगर सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन का हवाला हो तो इससे बड़ा दिवालियापन और क्या हो सकता है? सर एसआईआर को लेकर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं कि चुनाव से ठीक पहले एसआईआर लाना ठीक नहीं है, उधर अमित शाह कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि रोहिंग्या ना वोट करें, ना बांग्लादेशी वोट करें। आप इस अमित शाह के बयान को कैसे देखते हैं? अमित शाह का बयान एक वही तानाशाही प्रवृत्ति का बयान है जिससे ये लोग पैदा हुए हैं। इनके यहाँ डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है, तो इसीलिए ये हमला सबसे ज्यादा है। डेमोक्रेसी में क्या है? हर व्यक्ति को अधिकार, तो ये हर व्यक्ति को अधिकार नहीं। ये देश जो है 1.5 लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, एक नरेंद्र मोदी और आधा अमित शाह, यही 1.5 लोग चला रहे हैं। इसको आप खुल के कह सकते हैं कि तानाशाही के परिवार के विचारधारा से ये देश चल रहा है। ये थी हयात अब्बास, मोटरसाइकिल में बाहर इंटरव्यू कर रही थी, फिर बाद में उन्होंने इंटरव्यू किया और सुबोधकांत सहाय ने खुल के बताया कि चाहते क्या हैं, देश क्या चाहता है।
पप्पू यादव का भी तीखा तीखा बयान वायरल हो रहे हैं। गोदी मीडिया अलग अलग रूप में चला रही है पप्पू यादव को। हयात राहुल में गांधी से पूरे देश और दुनिया ही कनेक्ट हो रही है। कनेक्ट करने का क्या मतलब? वो एक सच इंसान है, मुद्दों पे बात करते हैं। उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण बांटो सो नहीं करते, इंग्लिश हिंदी नहीं करते, नफरत की दुकान नहीं चलाते, वो जात पात नहीं करते, वो हिंदू मुसलमान नहीं करते, वो देश के संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलते। आप समझिए, वोट चोर गद्दी छोड़ नारा दिया। ये तो पूरा देश में हर जुबान पर है, चोर 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 गद्दी छोड़, चोर चोर गद्दी छोड़, चोर चोर गद्दी छोड़, चोर चोर। चोरी हुई। तो चोर हो गया। ये तो लोकतंत्र इतना बड़ा का चोर तो आप किसी से पूछिएगा, गूगल पर चेक कीजिए, गूगल पर चेक कीजिए, वोट चोर लिखिएगा नरेंद्र मोदी। संविधान का दुश्मन मोदी, लोकतंत्र का दुश्मन मोदी, किसान का दुश्मन मोदी, युवा का दुश्मन मोदी, गरीब। तो ये थे पप्पू यादव जो हयात को बता रहे थे कि किस तरह वोट चोरी का मुद्दा गली गली पे गूंज गया है। वक्त है मेरे विदा लेने का, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं। प्रधानमंत्री इतना रोते क्यों हैं, जो प्रियंका गांधी ने पूछा। आपके मन में क्या ख्याल आ रहा है, कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब करिएगा। इस प्यार के लिए शुक्रिया। थैंक यू।